में बेलगाम लाल फीताशाही पर करेंगे चर्चा। प्रवासी भारतीय विभाग बनाने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। शिवराज कैबिनेट ने लिया फैसला। 16 में से 14 प्रस्तावों पर भी लगी मोहर। मीना खलको मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा। विधायक आदर्श ग्राम योजना को भी रमन कैबिनेट ने दी मंजूरी। सतना विधायक शंकर लाल तिवारी ने खोया आपा। विद्युत मंडल के इंजीनियर को जमकर फटकारा। बिजली समस्या पर ध्यान नहीं देने पर भड़के थे तिवारी। रायगढ़ में युवक कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पानी की बौछार से खदेड़ा। बिना परमिशन कलेक्ट्रेट के अंदर दे रहे थे धरना। मध्य प्रदेश बीजेपी नहीं कर पाएगी सदस्यता अभियान का टारगेट पूरा। नेताओं ने 2.5 करोड़ के लक्ष्य को बताया असंभव। कहा बन चुके हैं हम करोड़पति। मुरैना में डंपर से कुचलकर सिपाही की हत्या मामले में गिरफ्तारी। खनन माफिया बीजेपी नेता सरनाम सिंह का बेटा अरेस्ट, लेकिन चालक बंटी अभी भी है फरार। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे वारंगल में 5 चीनी के आतंकी ढेर। हथियार छीनकर पुलिस पर कर रहे थे फायरिंग। उदयपुर के होटल में रेव पार्टी करते भोपाल की 6 लड़कियां गिरफ्तार। संदिग्ध हालत में मिली थी युवतियां। दलालों के जरिए गई थी राजस्थान। और छत्तीसगढ़ में हो सकती है पेट्रोल डीजल की किल्लत। जांजगीर में मारपीट की घटना को लेकर हड़ताल पर गए थे टैंकर चालक। तो सरकार पे लाल फीताशाही सिस्टम को दीमक की तरह चाट रही है। सूबे के मुखिया बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान करते हैं, लेकिन जिन हाथों में इनको अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है वही पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। अफसर मंत्रियों का ताना बाना भी अजीब है, लेकिन इसमें उलझती है आवाम। सूबे का किसान परेशान है। कुदरत की मार पड़ी हुई है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं और एसी में बैठे अफसरों को ये महज एक शगुफा नजर आता है। तो जबलपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश की अफसरशाही पर तल्ख टिप्पणी की है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाई है और सरकार को आगाह किया है। हाल के वर्षों में शायद ये पहला मौका है जब न्यायपालिका ने कार्यपालिका पर विकास को लेकर सवाल खड़ा किया है। अफसर निकालते हैं सरकारी दावों की हवा। विकास की राह में बनते हैं रोड़ा। बेलगाम हो गए हैं ब्यूरोक्रेट्स। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इल्जाम हमारा नहीं है, बल्कि इंसाफ के मंदिर में धरती के भगवान ने ये तल्ख टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश की लाल फीताशाही पर कोर्ट मैनेजरों की सेवा समाप्ति के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने एसीएस को फटकार लगाते हुए कहा कि अफसर ही सरकार के वादों की हवा निकालने में लगे हुए हैं। सरकार तो न्यायपालिका को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन उसके ही अफसर इन वादों की हवा निकाल देते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो बिना हाई कोर्ट से परामर्श किए अफसर भोपाल में बैठकर उन पर भी फैसला ले लेते हैं। न्यायपालिका के सशक्तिकरण की दिशा में इस तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरों से ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं है। कोर्ट ने फटकार लगाई, अफसरों पर तल्ख टिप्पणी की, लेकिन ये तो एक वानगी प्रदेश में हावी होती अफसरशाही की है। कुदरत के मारे किसानों की मदद के लिए सूबे के सीएम दिन रात एक किए हुए हैं। संकट की इस घड़ी में हलाक होते हलदर के साथ सरकार खड़ी हुई है, लेकिन जिन कलेक्टरों के भरोसे सरकार सर्वे करा रही है उनको किसानों के दर्द से कोई वास्ता नहीं। कोई बात करेगा यार साहब, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सही बात है भाई, उसकी मौत हुई हमें दुख है। इससे तो आपको नजर जो 5 छोरे पालने में प्राण तो निकलेंगे यार, इससे बच्चे पैदा किए हैं तो सही बात है, प्राण निकलेंगे तो कष्ट तो होगा। लेकिन जब गेहूं की फसल बढ़िया खड़ी है खेत में फिर सर ये कह रहा था, ये कल आपका प्रेस नोट भी आया था पीआरओ साहब की तरफ से, तो अभी सर अपने यहाँ कितने % सर्वे का काम हो गया सर जिले में?
जो आंकलन सर्वे किया जा रहा है ना, अरे भैया परसों फिर ओले पड़ गए तो फिर काम शुरू हो गया यार, क्या बताऊं। सुना आपने, ये अल्फाज हैं भिंड कलेक्टर मधुकर आग्नेय के। ये बदजुबानी है कुदरत की मार से बर्बाद हो चुके किसानों पर। सूबे का अन्नदाता अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, सियासतदां रोटी सेक रहे हैं और बेलगाम अफसर बदतमीजी पर उतारू है। एसी दफ्तर में रहने वाले, लाल बत्ती में घूमने वाले कलेक्टर साहब ने जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है वो सुनकर एक बार की तो हम भी हैरान रह गए। अब लाट साहब खुद की सफाई में कुछ नहीं कहना चाहते, फोन पर आना गवारा नहीं, लेकिन सियासत उनके समर्थन में उतर आई है। किसान के बेटे की सरकार है और उनके काबीना मंत्री ही काश्तकार को बेइज्जत करने वाले की वकालत कर रहे हैं। भिंड कलेक्टर ने व्यवहारिक क्षेत्र में एक शब्द कहा है कि बच्चे ज्यादा होते हैं, 4-5 होते हैं तो दिक्कत आती है। अब शब्दों का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं उन्होंने कहा है, न किसानों के लिए न व्यक्ति विशेष के लिए, ठीक है ना। और कलेक्टर ने ये बाद में मीडिया के सामने स्वीकार भी किया है, तो उनका भाव भी किसी प्रकार से किसी के प्रति गलत नहीं है। निश्चित रूप से कलेक्टर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन शब्दों में त्रुटि थी, उनके भाव कुछ अलग थे। मैं समझता हूं कि उनका कहने का अर्थ कोई दूसरा था। कार्रवाई सर होनी चाहिए, कार्रवाई की स्थिति नहीं है। सूबे में किसानों की रहनुमाई करने वाले कृषि मंत्री को लगता है कि भावनाएं सही थी, भाषा गलत थी, लिहाजा कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या सरकार भी यही मानती है कि किसानों की खुदकुशी की वजह कुदरत की मार नहीं कुछ और है? इस बीच राजस्व मंत्री भी सामने आए, वक्त के तकाजे को समझा, अपने ही कुनबे के मंत्रियों से ना इस्तीफा की जताई। कलेक्टर की गंदी बात पर कहा, किसानों का अपमान सहा नहीं जाएगा। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी किसान हैं, कि किसानों को पूरा सहयोग करें, पूरी मदद करें, ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे हमारे किसी किसान भाई को कष्ट पहुंचे। और इस तरह की कोई बात प्रदेश से आती है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देखते हैं और हम लोग भी आग्रह करेंगे कि इस तरह के कोई बर्ताव करते हैं तो ऐसे पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसके हम लोग पक्षधर हैं। मुद्दा भी है और मौका भी, लिहाजा कांग्रेस ने राशन पानी लेकर चढ़ाई कर दी, कलेक्टर के कंधे पर बंदूक रखी और निशाना सरकार पर साधा और नाफरमान डीएम को फौरन हटाने की मांग उठा दी। किसानों का अपमान किया, किसानों की खिल्लियां उड़ाई हैं, ऐसे कलेक्टर के विरुद्ध हम लोग अभियान छेड़े हैं और 15 अप्रैल को भिंड में कलेक्टर के ऑफिस के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जगह जगह लोग सुसाइड कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, क्या तमाशा बना रखा मध्य प्रदेश को? ऐसा बना रखा है जब बंजर राज हो या प्रशासन का अराजकता फैल गई, किसी कुछ मतलब ही नहीं है। अफसर सरकार की आंख और कान होते हैं, ऐसे में जब सरकारी मुलाजिम ही कटघरे में खड़े हो जाएं, तो सरकार की मंशा पर पानी फिरना तय है। भिंड कलेक्टर की बदजुबानी और कोर्ट की फटकार एक इशारा है सूबे में बेलगाम होते ब्यूरोक्रेट्स पर लगाम लगाने का। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर टंडोतिया के साथ राशिद अहमद खान। तो जब लाट साहब करते हैं बदजुबानी, ब्यूरोक्रेसी होती है बेलगाम, मंत्री अफसरों के ताने बाने में उलझती है आवाम, तो सवाल उठते हैं। सरकारी योजनाओं को पूरा करने में कब तक अड़ंगा लगाएंगे नौकरशाह? क्या बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पर कभी लग सकेगी लगाम? मंत्रियों अफसरों के बीच क्यों नहीं बन पाता तालमेल? इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अपने अनुभवों को हमसे साझा करेंगे पूर्व IAS अधिकारी DS राय जी। राय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और हरिभूमि के मैनेजिंग एडिटर हिमांशु द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा डॉक्टर साहब हितेश जी आपसे ही है, ये कैसा सुशासन है जहां एक तरफ आपके मुख्यमंत्री किसानों के मामले में इतने संवेदनशील हो, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और वहीं पे जो आपका अमली जामा है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी आपने उनको राहत देने की बात कही है, उसको पूरा करने के लिए जो अधिकारी हैं वो इस तरह कह रहे हैं कि अगर वो आत्महत्या क्यों नहीं करेगा, 5 बच्चे 6 बच्चे पैदा करते हैं। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट भी अब आपके सिस्टम यानी अधिकारियों पर टिप्पणी करने लगा।
देखिए त्रिपाठी जी, ये बहुत दुखद स्थिति है और बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक किसान पुत्र होने के नाते, एक नेता होने के नाते लगातार आरबीसी के प्रावधानों में परिवर्तन कर रहे हैं। उन्होंने संतरे के खेत की बजाय संतरे के पेड़ को नुकसान की इकाई माना है। फसल बीमा योजना में वो खेत को इकाई मानने की बात करते हैं और पटवारी हल्के तक लाने की जो बात हुई है वो उन्हीं के नेतृत्व में हुई है। पर एक बात और सच है त्रिपाठी जी कि आखिर ये सारे सब समाधान राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही क्यों आते हैं? कभी किसी ब्यूरोक्रेटिक इच्छा शक्ति के तहत हमने इन समाधानों को आते हुए कम देखा है। ये एक सोचने का विषय है, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे प्रमोद महाजन जी की एक बात आज याद आ जाती है। वो कहा करते थे, मुझे उनका भाषण वो याद है, कि सरकार का अर्थ होता है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक परमानेंट गवर्नमेंट होती है और एक टेम्पररी गवर्नमेंट होती है। परमानेंट गवर्नमेंट जो होती है वो 36 साल 37 साल के लिए जो अफसर चुनकर आते हैं, परीक्षाएं देकर आते हैं, इंटरव्यू देकर आते हैं, योग्य लोग होते हैं, उनको जनता के पास कभी दोबारा जाना नहीं होता अपने चुनाव के लिए, अपने कंटिन्यूएशन के लिए। और वहीं दूसरी ओर एक 5 साल के लिए सरकार के चुनकर नुमाइंदे आते हैं जो मुट्ठी भर होते हैं। यदि सरकार में देखें, यदि उनका अंक देखें आप, तो मुट्ठी भर होते हैं और जो हर 5 साल में उसी जनता के बीच जाते हैं और जनता के ही प्रतिनिधि बनकर आते हैं। तो मुझे लगता है जनता के प्रतिनिधियों का परफॉर्मेंस यदि हम आप देखें तो आपकी आलोचना के पश्चात भी वो ज्यादा संवेदनशील हैं जनता से जुड़े विषयों के लिए बनिस्बत की ब्यूरोक्रेट्स के। हमको ये स्थिति बदलना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि आज भी दर्शक इस बात को देख रहे होंगे कि यदि रात को किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है या कोई दिक्कत में आता है तो वो जाकर अपने विधायक का, पार्षद का या सांसद का दरवाजा तो खटखटा सकता है त्रिपाठी जी, लेकिन आज भी उसकी हिम्मत नहीं है कि स्वतंत्र भारत में वो कलेक्टर का दरवाजा या एसडीएम का दरवाजा खटखटा सके। मुझे लगता है कि थोड़ा सा विचार कार्यपालिका को, ब्यूरोक्रेसी को इस पर करना चाहिए। उन्हें और सहिष्णु होने की आवश्यकता है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे योग्य लोग हैं, लेकिन संवेदनशीलता और सहिष्णुता का कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों को महसूस होना चाहिए कि ये हैं, और ऐसे बहुत लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर मुझे लगता है और जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये तो फिर वही होगी, सरकार आपकी है, 11 साल से है, अड़ियल घोड़ा शिथिल सवार, नकेल नहीं कसती आप। मैं त्रिपाठी जी ऐसा मत बोलिए, क्योंकि क्या है, देखिए कार्यपालिका में भी जो अधिकारी बन के जाते हैं हमारे ही परिवार के लोग होते हैं। एक भाई राजनीति में चला जाता है और जो कम पढ़ा लिखा होता है आपकी नज़र में, जैसा आप लोग कहते हैं, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो इसमें IAS अफसर या और दूसरे अफसरान बन जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, हमारे ही परिवार के लोग हैं, पर चूंकि वे जनता के बीच बार बार नहीं जाते हैं तो एक स्वाभाविक है कि जितनी संवेदनशीलता की आप लोगों की अपेक्षा है उनसे या जनता की अपेक्षा है, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत मुझे लगता है परिवर्तन की आवश्यकता है और कुछ किया जा सकता है। हम बासी जी, हम आपके पास फिर आएंगे और उस हाई कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है, उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है आपके ब्यूरोक्रेसी पे, सरकार आपकी है, उस पर जवाब लेंगे। लेकिन हमारे साथ विपक्ष के शैलेंद्र पटेल जी हैं। पटेल जी, वाजपेयी जी ने जो भी कुछ कहा, क्या आप उससे सहमत हैं? वाजपेयी जी ने जो बातें अभी आपके सामने रखी, निश्चित रूप से उन्होंने बड़े शानदार तरीके से उस बात को स्वीकारा है। और जब हम सरकार में होते हैं तो हमारी जवाबदारी होती है कि हम अफसरशाही पे लगाम लगाएं। अगर अफसरशाही पे लगाम नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकार की कमी उजागर होती है। और लगातार हम देखते आ रहे हैं, और आपके माध्यम से जो बातें बाहर निकल कर आती हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की बात हो, वन मंत्री या वन विभाग की बात हो, और अभी हाल ही में किसानों की जब फसलें खराब हुई और एक और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसान का खराब से खराब गेहूं खरीदेंगे, और दूसरी ओर अधिकारियों ने कहा कि हमें कोई लिखित में अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ। तो जो बात होती है वो कथनी और करनी में अंतर की बात आ जाती है। बातें तो बहुत सारी कही जाती हैं और वो बातें जो कही जाती हैं वो अच्छी भी लगती हैं, लेकिन उनका पालन कितना होता है वो महत्वपूर्ण है। बातें कम हो और काम ज्यादा हो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो एक बात और एक पंक्ति मुझे याद आती है, जो प्रदेश के हालात हैं कि कथनी और करनी में इनकी धरा गगन सा अंतर है, प्रगति चक्र कागज के पहियों पर बढ़ रहा निरंतर है। लगातार कागजों पे और बातों से बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उससे उलट है। बिल्कुल पटेल जी, हम हिमांशु जी से जानेंगे, लेकिन हम उसके पहले राय साहब से जानेंगे। राय साहब, ऐसा क्या ये काम का बोझ है या जिला जो पूरा एक कलेक्टर पूरा जिला संभालता है तो उसकी खुंदक है, या वो उस योग्य नहीं है? क्या वजह है कि ऐसी बातें
एक जिले का अधिकारी जो राजा कहलाता है जिले का, वो इस तरह बातें करने लगे। देखिए, ये जो आज का विषय है आपका, ये दो घटनाओं को एक साथ सहयोग। पहले हम भिंड की घटना के बारे में आपको, यदि अपन भिंड की घटना के बारे में बात करें तो कलेक्टर महोदय को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था जिसका कुछ भी गलत अर्थ लगाया जा सके। कलेक्टर एक बहुत जिम्मेदार पद पर हैं और मीडिया का जमाना है, तो उनको ये तो नहीं कहना चाहिए था, जो भी कहना था सोच समझ के कहना चाहिए था। परंतु इसके लिए पूरी सरकार को जिम्मेदार ठहराना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। दूसरा, जहाँ तक संवेदनशीलता का सवाल है, अधिकांश कलेक्टर बहुत जिम्मेदारी के पद को जिम्मेदारी से ही संभालते हैं और अपने अपने संवेदनशीलता का अपना स्केल और मापदंड होता है। ऐसे भी कलेक्टर होते हैं जो रात को उपलब्ध होते हैं, रात को टेलीफोन उठाते हैं, रात को समस्या सुलझाते हैं, खुद हो सकता है न मिले परंतु काम तो करने की कोशिश करते हैं। तो भिंड कलेक्टर दूसरा एक जो बात है जो मिस हो जाती है बहुत बार, क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं दो, तो निश्चय ही उनका झुकाव जनता की तरफ होना चाहिए कि किसान लोग भी कई बार गलत मुआवजा और गलत फायदा उठाने की सोचते हैं। और चूंकि मैं आसपास के जिलों में रह चुका हूँ बहुत अच्छे से और अभी भी टच में हूँ, तो गेहूं का नुकसान होगा 10 का, परंतु फायदा लेना चाहेंगे 50। ऐसे में इरिटेट होके, या कलेक्टर जो बोल रहे थे, मैं तहसीलदार को बुलाया है, अभी फोटो दिखाता हूँ आपको, किसी पत्रकार महोदय को बोल रहे थे शायद, तो वो इसी कारण, तो इस चिड़ में उन्होंने ऐसा कहा होगा कि आप गलत फायदा उठाना चाहते हो। मरने का कारण केवल ये नहीं है, परंतु ये चूंकि समय संवेदनशील है और किसान के लिए फसल ही सब कुछ है, तो उनको अपने शब्दों का चयन सोच समझ करना चाहिए। बच्चे पैदा करने और मरने का क्या, आत्महत्या करने का क्या? जी जी, अच्छी बात राय साहब ने कही है। लेकिन क्या होता है राय साहब, जो सक्षम आदमी होता है, जो सशक्त होता है, जो शक्तिशाली होता है, बड़े पद का होता है, हमेशा अच्छा लगता है कि वो विनम्र हो। जो देने वाला है, कलेक्टर को तो देना है साहब, तो मुझे लगता है कि वो समाधान ढूंढे, उससे कभी अपेक्षा नहीं है कि अनधिकृत लोगों को दे। लेकिन जो पीड़ित है वो हो सकता है आपसे ज्यादा की मांग कर सकता हो, मैंने इस बात को भी कहा है। पर कहीं ना कहीं ऐसा, आपकी पीढ़ी तो खैर बहुत अलग प्रकार की रही है, पर कुछ ना कुछ तेजी जरूर है जिसमें मुझे लगता है थोड़े परिवर्तन की जरूरत तो है। जी जी जी, बिल्कुल। हम वाजपेयी जी, हम आपसे, आपने कहा है, हम आपसे पूछेंगे कि वहाँ के आपके मंत्री बचाव कर रहे हैं, बोले ऐसा नहीं कहा है, हम आपके पास बाद में आएंगे। राय साहब, आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं। जी, तो मैंने पहले ही कहा कि कलेक्टर महोदय को अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए था। तो अब ये जमाना मीडिया का है और सब बातें बाहर जाती हैं और इसका गलत अर्थ लगाया जा सकता है। किसान के लिए खेती ही सब कुछ है और उसके बारे में एक भी एडवर्स कमेंट, भले वो मुआवजे का राय साहब एक संशोधन करेंगे, जमाना मीडिया का नहीं है, ये जमाना ब्यूरोक्रेट्स का है। जी नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का ऐसा लगता है, दूर से ऐसा लगता है कि वो जो आपने शब्दों का प्रयोग किया, लॉर्ड साहब, ये ऐसा कुछ रहा नहीं है। सूचना का अधिकार का कानून आ चुका है, हर कलेक्टर का एक्शन, हर फाइल पे नोटिंग, हर आदेश, वो ऐसा नहीं पीली बत्ती मिलना, लाल बत्ती मिलना या 2 सिपाही साथ में चलना, बड़े भारी बंगले में रहना, उतनी ही जिम्मेदारी भी रहती है। जैसा आपने खुद कहा, बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं, परंतु फिर भी शब्दों का चयन उनको ठीक से करना, ऐसा नहीं बोलना। वो मेरे साथ काम कर चुके हैं 20 साल 17 साल पहले, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, तो हो सकता है कुछ टेंशन, पारिवारिक टेंशन हो, परंतु फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अगर वो कलेक्टर हैं तो कम से कम इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा हिमांशु जी, लंका रहे न रहे, मंदोदरी पटरानी रहेंगी, ये हाल है ब्यूरोक्रेट्स का। एक तरफ वाजपेयी जी कह रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो संवेदनशील हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो भी सरकार घोषणा करती है उसका पालन जो करते हैं वो उतने संवेदनशील नहीं होते हैं। राय साहब ने भी कहा कि हाँ, उनसे गलती हुई। दूसरी तरफ शैलेंद्र पटेल जी ने ये बात उठाई कि कथनी और करनी में भाजपा सरकार के अंतर है। आपकी क्या है टिप्पणी? देखिए, मैं तीनों लोगों के बातचीत के संदर्भ में लेकर चलता हूं। तो सबसे पहले तो आपने जो कहा कि अड़ियल घोड़ा शिथिल सवार, तो कमोवेश उस बात को भले ही हितेश जी ने खारिज किया एक संवेदना के आधार पर, लेकिन मैं समझता हूं कि उस बात की अपनी अहमियत इस सेंस में है कि आप कह रहे हैं बेलगाम ब्यूरोक्रेट्स, बेलगाम नहीं है, लगाम तो है। लगाम आपने कितनी मजबूती से पकड़ी है इस पर निर्भर करता है। अभी झारखंड के सीएम थे, वहां के मुख्य सचिव ने बदसलूकी करने की कोशिश की, 2 घंटे के अंदर वो अपने पद पर नहीं रहे, ये लगाम है और ये एक संदेश है जी। तो इसी प्रकार के संदर्भ में यहां पर बात है। जहां तक भिंड कलेक्टर की बातचीत मैंने पूरी सुनी, ऐसे 2 परिप्रेक्ष्य में देखना है। एक तो ये कोई सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं थी, निजी अभिव्यक्ति थी, और निजी अभिव्यक्ति में हम भी अपनी बातचीत के संदर्भ में, जब परिवार नियोजन के संदर्भ में इतना बड़े पैमाने पर देश में अभियान चला है कि कम बच्चे हों, जिस प्रकार का मौजूदा परिवेश है, आर्थिक स्थितियां हैं, तो हमें उस संदर्भ में भी उस बातचीत को समझना चाहिए। उस कलेक्टर के पास में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को भी सफल बनाने की जिम्मेदारी होती है
और वो उस संदर्भ में एक बात उन्होंने निजी बातचीत में कही, जो एक रिपोर्टर के द्वारा निजी बातचीत को सार्वजनिक कर दिया गया, इसलिए वो शिगुफा के रूप में तब्दील हो गया। मैं ऐसा मानता हूं। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि कलेक्टर की भावना, कोई कलेक्टर का जो पूरा कन्वर्सेशन आप दिखा रहे थे उसके अंदर का वो विषय के साथ में संवेदनशील थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने विषय को खारिज कर दिया था। जो शासन की मंशा थी उस शासन की मंशा को क्रियान्वित करता हुआ वो कलेक्टर दिखाई दे रहा है। केवल एक हिस्से को पकड़कर हम कहें कि वो बेलगाम है तो मुझे लग रहा है कि उस व्यक्ति के साथ में कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा जो बिंदु है न्यायपालिका के संदर्भ में, न्यायपालिका के पास अख्तियार है, उनके पास अपना एक मानहानि संबंधी भी है, लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि बेलगाम है, लेकिन एक बड़ी संख्या त्रिपाठी जी उन लोगों की भी है जिनके अदालतों में ही 40-40 साल से मुकदमे चल रहे हैं। तो जैसे उन्होंने आज वो कोई विषय जो आप बता रहे थे वो कोर्ट से ही किसी लोगों का जुड़ा हुआ था जिस पर उन्होंने टिप्पणी की कि आपने कोर्ट से परामर्श नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी बात कही, सम्मान्य है। लेकिन सवाल इस बात का है कि स्वयं न्यायपालिका के भीतर भी अगर प्रकरणों के निराकरण के संदर्भ में पहले अपने घर के अंदर की तो सफाई हो जाए, पहले अपना घर तो दुरुस्त हो जाए, तो न्यायपालिका के संदर्भ में भी सब कुछ ठीक नहीं है। हर स्तर पर सुधार की गुंजाइश है, पर मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं कि इस प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है। व्यक्ति व्यक्ति में फर्क हो सकता है, और भिंड के कलेक्टर के संदर्भ में मेरा स्पष्ट मत है कि उनकी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कहीं चेष्टा हो रही है। उस व्यक्ति की भावना भी ठीक थी, उनकी अभिव्यक्ति भी, ऐसी बातचीत हम निजी बातचीत में हमेशा ही करते हैं, और उन्होंने इस ना तो पीड़ित परिवार से ऐसी कोई बात कही है, नहीं सार्वजनिक स्तर पर कोई अभिव्यक्ति कही है, पर ये तो वो बातचीत है जो सामाजिक स्तर पर स्वीकार है। हर एक का कहना है कि भाई जितना आपका आर्थिक सामर्थ्य बच्चों की या परिवार की आकार को आप उस अनुसार करें, और जब सरकार का स्वयं का कार्यक्रम है परिवार नियोजन का कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो उस पर अगर वो कोई सवाल उठा रहे हैं तो आपको आपत्ति क्यों है, ये बात मैं नहीं समझ पाया। जी जी हिमांशु जी, ये समय उस बात का है जब उस घर के मुखिया ने आत्महत्या कर ली थी, उसके दूसरे दिन की घटना है। हिमांशु जी, हम आपके पास फिर आएंगे, हम इस मुद्दे पे आपसे हम जरूर टिप्पणी लेंगे कि जो ब्यूरोक्रेट्स और जो सरकार के बीच में, यानी मंत्री या सीधे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कलेक्टर, इनके बीच में जब बात बनती नहीं है तो बहुत सारे विकास के मुद्दे रुक जाते हैं। हम उस पर पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हैं दमोह से, प्रदीप जी अपना सवाल करें। प्रश्न के पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर अफसरशाही भ्रष्ट और बेलगाम है तब इसके पीछे भ्रष्ट नेतागिरी भी जिम्मेदार है, जो अपने मलाइदार विभाग के अफसरों को बजट के हिसाब से कमीशन का टारगेट दे देते हैं। और यहाँ पर मेरा प्रश्न यह है कि अफसरों और पर बाबुओं पर उंगली उठाने के पहले सभी पार्टियों के नेता स्वयं खुद नहीं ईमानदार नजर रखते, क्योंकि आजकल तो सरपंच से लेकर मंत्री तक के पद कमीशन खोर और मलाइदार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रदीप जी सवाल आ गया है। डॉक्टर साहब, एक मुद्दा यहाँ ये आ रहा, हम आपके जी करता हूं कि आपका गुस्सा हो सकता है जो आप कभी कभी प्रतिकूलता देखते होंगे सिस्टम में उसको लेकर के, या कहीं पर हमारे मन में जब रोष होता है तो हम इस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई टारगेट नहीं हुआ करता, चाहे सरकार किसी की भी हो, ना ही कोई ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कुछ हो। मैं इसको खारिज करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी बात है, 11 साल सुशासन की बात है, कांग्रेस रिजिम में भी ये होता रहा है, बीजेपी रिजिम में भी वही सिस्टम लगातार हो रहा कि मंत्री और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जो भी अधिकारी है, उनके बीच में जब टकराव हो जाता है तो ऐसी स्थिति बनती है कि 2-2 महीने 3-3 महीने आपस में बात नहीं होती, या बात होती है तो एक दूसरे की फाइल पटक कर एक दूसरे रख देते। ऐसे में कई ऐसी विकास की योजनाएं, व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे, विकास की योजनाएं जिनके कारण विकास होता है वो काम प्रभावित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस में जो स्थिति थी वो आज भी आपके यहाँ है, 11 साल बाद भी। देखिए, मैं उदाहरण बता सकता हूँ आप सवाल कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। जैसे मैंने प्रमोद जी का आपको उदाहरण दिया था कि एक परमानेंट गवर्नमेंट है कि टेम्परेरी गवर्नमेंट है। परमानेंट गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं और टेम्परेरी गवर्नमेंट जनप्रतिनिधि होते हैं। तो इनको साथ रहकर प्रमोद जी ये कहा करते थे कि चलना सीखना होगा। तब हमारी सरकारें नई नई आती थी तो स्वाभाविक है वो अंदर बात करते थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का एक तरीका होता है त्रिपाठी जी चीज को देखने का, और जनप्रतिनिधियों का अपना तरीका होता है। इसीलिए हमारे देश ने इस प्रकार की शासन प्रणाली को चुना है कि जहां पर जनप्रतिनिधियों का एक हिस्सा होता है वही ब्यूरोक्रेट का एक हिस्सा होता है, और ब्यूरोक्रेट तो असिस्ट करते हैं जनप्रतिनिधियों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तालमेल बिठाना ये जिसको बोलते हैं दोनों पक्षों की तरफ से जरूरी होता है। एक उभय पक्षी प्रयास होना चाहिए कि उनकी तरफ से हो। हाँ, अपवाद स्वरूप कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, वो व्यक्ति दोष हुआ करता, व्यवस्था दोष नहीं होता है कि कभी हमको किसी प्रमुख सचिव में बहुत कुछ मिल जाता है। अपवाद नहीं है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जब विभाग के मंत्री और विभाग के अधिकारी की नहीं पटती है
तो बातचीत नहीं होती है, बहुत सारे काम रुक जाते हैं। आपके एक मंत्री ने खुद ऐसे आरोप भी लगाए हैं कि मुझसे बिना पूछे खरीदी कर ली गई, बिना मुझसे पूछे इस अमुक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। ये आपके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक मंत्री के बीच में लगातार ये बातें 1 साल से बाहर आ रही हैं। देखिए, कभी आप किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करेंगे तो मैं उस पर प्रकाश डाल सकता हूं, पर मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कि मंत्री और प्रमुख सचिव में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। और मैंने भी जितने साल नौकरी करी है त्रिपाठी जी शासकीय नौकरी में, मैंने उस चीज को तालमेल में देखा है। ज्ञान में ऐसी बहुत सारे उदाहरण नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी मैं इस पर लेकिन कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने कहा, बहुत ही शालीन तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये द्विपक्षीय है या उभय पक्षीय है। मैं इसे सुधारना चाहूंगा अपने सुझाव के आधार पर कि ये त्रिपक्षीय है। मंत्री, सचिव और मुख्यमंत्री, ये त्रिकोण है। जब मंत्री और सचिव के बीच में द्वंद्व होता है तो उस समय पे मुख्यमंत्री की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसा बहुतायत विभिन्न राज्यों में, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात नहीं कह रहा, कि मंत्री और सचिवों के बीच में अधिकांश द्वंद्व तब पैदा होते हैं जब मुख्यमंत्री की मंशाएं कुछ और हो जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जिसके संदर्भ में ध्यान रखे जाने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा किया जो दूसरे प्रदेशों का उदाहरण दिया। मैं स्पष्ट करूंगा, मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जी मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ। हिमांशु जी, हम राय साहब से अनुभव जानना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ एक आगर मालवा से दर्शक हैं। सतीश जी, अपना सवाल करें। सतीश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल करें। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लाहौर से हमारे साथ एक दर्शक है, नवाब जी। नवाब जी, अपना सवाल करें। लगता है इनसे भी संपर्क। राय साहब, एक बात जो यहां सामने आई कि जब मंत्री और अधिकारी, आप कमिश्नर भी रहे हैं, कलेक्टर भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, जब मंत्री और अधिकारी के बीच में मतलब तालमेल नहीं बैठता तो क्या वजह होती है? क्या पर्सनल हित होते हैं, या जैसे एक दर्शक ने कहा कि कुछ टारगेट भी दिया जाता है? कलेक्टर भी रहे हैं आप, तो इसमें मैं चूंकि काफ़ी साल हुआ रिटायर हुए, परंतु फिर भी मैं स्पष्ट करता हूं कि जो पहली बार विधायक बने या जो पहली बार मंत्री बने, उसके नज़रिए में और जो पुराना अनुभवी विधायक और अनुभवी मंत्री है, इसके नज़रिए में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो सरकार तो एक एज ए होल जिम्मेदार होती है, उसमें एक विभाग, एक मंत्री को दिया जाता है। तो सरकार की प्रायोरिटीज़ के अनुसार काम करना, ये जो है, ये मंत्री जी को देखना चाहिए। अब जहाँ तक तालमेल सीखने का प्रश्न है, तो मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि आज आज़ाद 60-70 साल होने को आए, क्या हमारे तब से इलेक्शन हो रहे हैं। आईएएस तो है तब से, आईसीएस पहले था, तो अभी भी हम तालमेल नहीं सीख पाए, तो हम कब तालमेल सीखेंगे? तो ये कहना तो बहुत ज्यादा सार्थक मुझे नहीं प्रतीत होता। नहीं, तालमेल कब नहीं बैठता रहा? हाँ, मैं बताता हूँ कि जब मंत्री जी का अनुभव या उतना न हो, बहुत जल्दबाजी कर, अधिकारी का भी होता है। हाँ, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो मंत्री जी। मैं चूंकि मंत्रियों की तरफ से बोलता हूँ, अधिकारी की तरफ से ही बोलूंगा। जब बहुत निष्पक्ष बोलिए राय साहब, वो ऐसा मत करिए। नहीं, तो मुझे अब आपके लिए कोई डर नहीं रहा साहब। नहीं, मैं तो अभी मंत्री से शुरू कर रहा हूँ, अधिकारियों पे भी आऊंगा। अधिकारियों से शुरू करिए। अच्छा, चलिए अधिकारियों से शुरू करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश के बाहर के अधिकारी हैं, यद्यपि उनके पहला साल सर्विस का प्रदेश में ही शुरू होता है, परंतु फिर भी कुछ लोगों में प्रदेश के प्रति उसकी वो जिम्मेदारी और जुड़ाव, वो लगाव पैदा नहीं हो पाता जो मध्य प्रदेश के स्थानीय अधिकारियों में होता है। पहली बात। दूसरी बात, लैंग्वेज बैरियर। जो साउथ के या नॉर्थ ईस्ट के अधिकारी हैं, वो बहुत आसानी से 2-4 साल तक तो नहीं समझ पाते। तीसरा ये होता है कि कुछ अधिकारी जो है, जो खानदानी किस्म के होते हैं, जो अच्छे खानदानों से आते हैं, जिनके लिए आईएएस एक सेवा करने का माध्यम है, वो लोग तो करते हैं। और जो लोग आईएएस को या किसी कलेक्टर की कुर्सी को एक सत्ता की कुर्सी मात्र मानते हैं और उसमें अपने अधिकारों का पूर्ण प्रयोग करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा शेर है, वो जो शख्स तुमसे पहले यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। खुदा बैठ मानना शुरू कर देते हैं। और चौथा, नियम कानून के कुछ जरूरत से ज्यादा ही पक्के होते हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि नियम कानून जनता के लिए है, न कि जनता नियम कानूनों की कसौटी पर रगड़े जाने के लिए। तो जहां ये अधिकारी की मानसिकता वो समझ जाता है कि भाई मैं नियम कानूनों को अपनी कलम ना फंसाऊं, मुझे बहुत नौकरी करना है, मेरी कोई इंक्वायरी ना हो, परंतु एट द सेम टाइम मैं सरकार की ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक अपना काम मैं अच्छे से करूं, जल्दी करूं, समय पे करूं, कोई आवंटन लैप्स ना हो। तो जहां अधिकारी ऐसा नहीं समझता, अब मैं यदि मंत्रियों पे आऊं, तो जो मंत्री पहली बार बनते हैं या जो कुछ ज्यादा जल्दी में होते हैं, नहीं, हम आपको उदाहरण पहली बार नहीं 2-3 बार बने मंत्रियों का भी दे देंगे अगर आप चाहेंगे तो। फिर व्यक्तिगत हित। मंत्री जी किसी अधिकारियों को ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसको या किसी गलत आदमी को गलत जगह भेजना चाहते हैं, जो शासन के और विभाग के हित में नहीं है,
अधिकारी अड़ंगा आता है। यदि मंत्री बहुत गुस्सैल, जिद्द करने वाले, अहंकारी हों और अधिकारी भी वैसे ही हों तो तालमेल बैठने का प्रश्न नहीं होता। परंतु जैसा आपने कहा हिमांशु जी ने, इन सब के ऊपर मुख्यमंत्री महोदय रहते हैं। जहां समन्वय का अभाव होता है वहां कोऑर्डिनेशन में मुख्यमंत्री जी के आदेश लेने का भी सिस्टम है। तो यदि ऐसा बहुत सीमा के आगे हो रहा है, विभाग का कार्य प्रभावित हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी तक मामला जाना चाहिए, या तो मंत्री जी के द्वारा या अधिकारी के द्वारा, और उनको शासन के हित में, योजना के हित में निर्णय लेना चाहिए। क्या एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो राज्य प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की जो इन्होंने बात कही, बहुत खूबसूरत करी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका अनुपात भी तय किया जाए कि आखिर हम सीनियर ब्यूरोक्रेसी में हम इसको भी रिप्रेजेंटेशन ठीक से दें। इनके एसोसिएशन की भी मांग रही है और मैं इस बात का समर्थन करता हूं, और उसका मात्र एक कारण यही है कि स्थानीय जगह से, अपने प्रदेश से त्रिपाठी जी, लोगों को लगाव तो होता है। ये थोड़ा सा हम राय साहब से जाना। राय साहब, आप कई महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं। एक बहुत सफाई से एक दर्शक ने पूछा था, कुछ टारगेट भी होता है क्या? जो मैं अब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के रूप में बात नहीं करूंगा, मैं एक नागरिक के रूप में बात करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी उस बात का बुरा नहीं मानेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार और अक्षमता का प्रतिशत पिछले 10-11 सालों में बढ़ा है। कोई काम बिना पैसे दिए नहीं होता। मैं खुद अपना परिचय देने की बजाय अपने काम को उसी चैनल से करवाना की कोशिश करता हूं जिस चैनल से वो काम जल्दी हो सकता है, नहीं मानूंगा। नहीं, ये फर्क तो है। कलेक्टर रहते हुए आपको टारगेट मिला था क्या? जी नहीं, मैंने 500 रुपए भी किसी मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिए, और मैं 4 जिलों में कलेक्टर रहा हूँ और अपनी मर्जी से हटा हूँ, कहीं आरोप लगा के मुझे नहीं हटाया गया। तो कुछ फर्क तो आया है, और मेरा स्पष्ट मान्यता है यदि ऊपर वाले बिल्कुल ऑनेस्ट और सख्त होंगे तो नीचे वालों को होना पड़ेगा। जहां तक गेहूं के सर्वे का प्रश्न है, मुआवजे का, ये आजकल आप ताज्जुब करेंगे, पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी कार में घूम रहे हैं और जीपों में चल रहे हैं। एक पटवारी जिसकी तनख्वाह 5,000 या 7,000 रुपए होती है, वो पटवारी 3 हलकों या 2-3 गांवों का वो इंचार्ज होता है। ये कैसे हो रहा है? तो करप्शन, हम मुख्यमंत्री जी जब बने थे यहाँ 2005 में, मैं था वल्लभ भवन में, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार की गंगा को मैं गंगोत्री से ही समाप्त करूंगा। मैं उस मीटिंग में था। तो हम अपना उदाहरण से पेश करें, कैसे काम नहीं करेगा? कलेक्टर के अधीन पूरा जिला है, कलेक्टर चाहे तो कैसे कोई पैसा खाएगा? तो ये इस भावना को सख्ती चलाने की आवश्यकता। बिल्कुल राय साहब, हम इसमें हिमांशु से, इनको छत्तीसगढ़ का भी पूरा अनुभव है, मंत्रियों से लेकर संतरी तक इनको पूरा अनुभव है। हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की बातों में हिमांशु जी आपसे जानना चाहेंगे। जैसे राय साहब ने कहा, एक दर्शक ने भी कहा, हितेश जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या कलेक्टरों को या एडिशनल कलेक्टरों को या उनके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, मलाईदार विभागों पे जो नियुक्त होते हैं, क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि उनको टारगेट नहीं मिलता होगा? बातचीत में छत्तीसगढ़ को समाहित कर लिया तो इस पर तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं बची जी। जो नान के कार्यालय से, जिसका पैसे से कोई लेना देना ही नहीं, जिसका काम धान का उपार्जन करना और वितरण करना है, उससे धान के बदले धन उगला जा रहा था। स्वयं दफ्तर से 2.25 करोड़ रुपया नगद बरामद हुआ है। तो उसके बाद में किसी भी स्तर पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं रह जाती कि चल क्या रहा है। इसमें मध्य प्रदेश को भी समाहित करते हैं। बिल्कुल भाई, वहां पर कार्रवाई हो गई, यहाँ पर भी कार्रवाई करने का हौसला दिखाएंगे तो यहाँ पर भी वही निकलेगा, क्योंकि लोगों के अनुभव उससे जुदा नहीं है। और छत्तीसगढ़ की छाया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की छाया छत्तीसगढ़ में अभी भी बनी हुई है। छोटे भाई बड़े भाई हैं। हाँ, मतलब उसमें कोई बड़ा अंतर वाला विषय नहीं है। एक छोटा सा विषय हिमांशु जी कि जो इनका मूल प्रश्न है, मुझे लगता है आपने भ्रष्टाचार के एक विषय को रखा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को किसी भी प्रकार का राजनीतिक सीधा प्रश्रय हो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया। तो मुझे लगता है अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी यदि इस प्रकार की टिप्पणी हम करें, क्योंकि हमारा दावा है ये। इसलिए जल्दबाजी नहीं है कि अगर एक सरकारी कार्यालय से करोड़ों रुपए की राशि नगद में मिल रही है जो अवैध है, वसूली की है, तो उसके संदर्भ में अगर आप राजनीतिक संरक्षण की बात से बच जाना चाहते हैं तो देखिए आप बच सकते हैं, लेकिन आम नागरिक इसके संदर्भ में आपको क्लीन चिट नहीं दे सकता। ये स्पष्ट तौर पर मेरा अनुभव राजनीतिक पत्रकारिता के संदर्भ में। दूसरा सर, एक लाइन नहीं रुकिए, आपका मौका आएगा। नहीं, एक लाइन पहले पूरी बात को हो जाने दीजिए सर, जांच हो जाने दीजिए। आप उस जांच में हर चीज को पाएंगे, उस पर विश्वास रखिए। तो मुझे लगता है इस टिप्पणी को कंक्लूड करने के पहले एक मौका जांच को आपको देना चाहिए। जो जांच आप किसकी करना चाहते हैं भाई? अगर आपके रहते हुए तो बिना जांच के फैसला कैसे दे देंगे? मेरा कहना यह है कि जब पैसा मिल रहा है, नहीं संपादकीय लिख सकते हैं और फैसला नहीं दे सकते। और आपके 11 साल के शासन के रहते हुए लोग इस कदर उगाही कर रहे हैं, तो क्या इसके संदर्भ में आपकी
व्यवहारिक ना सही नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है? इससे भी आप इंकार करते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप न्यायिक फैसला दे रहे हैं, जिससे मुझे दुख हो रहा है। वाजपेयी जी, हिमांशु जी अलग अलग मुद्दे में जा रहे हैं। हिमांशु जी, हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है, चाहे कांग्रेस रिजिम रही हो चाहे बीजेपी का शासन हो, जो मलाईदार विभाग हैं वहां जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, क्या उनको टारगेट नहीं मिलता है क्या? नहीं, मैं तो आपको इसी संदर्भ में ले जाता हूं जो समन्वय से बात शुरू हुई थी जी। ये समन्वय के संदर्भ में जो विखंडा के खेल मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो ये दिग्विजय सिंह के समय से शुरू हुआ। जब माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की कि मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है और उन्होंने सारे विभाग अपने मंत्रियों को बांट दिए और सारे सचिव अपने नियंत्रण में रखते हुए एक अलग किस्म का प्रशासन विकसित किया और वो प्रशासन जो उन्होंने विकसित किया वो परंपरा निरंतर चलती रही। आप हमेशा देखेंगे कि मंत्रियों के संदर्भ में आपके भी अनुभव में त्रिपाठी, आप जो है मंत्रालय के में घूमते हैं कि मंत्री अपने सचिव को बदले जाने की नोटशीट चलाते चलाते थक जाते हैं, लेकिन वो अपने सचिव नहीं बदल पाते। उनके अपने मुद्दे हैं, सचिवों के अपने मुद्दे हैं मंत्री जी के संदर्भ में। तो इस प्रकार के जो विवाद हैं, इसके संदर्भ में राय साहब की बात से सहमत हूं। जब उनके पारस्परिक हितों में ऐसा बहुत ही कम देखने में आया है कि जब जनता के हित के मुद्दे पर विरोधाभास हो और उसमें उनके सुर अलग अलग हों, अमूमन जो आपका अपना एजेंडा है उस एजेंडे में जब विरोधाभास होता है तो वो बात कमरे से छन के सड़क तक आ जाती है और इस प्रकार का अनुभव से हम दो चार होते हैं। बिल्कुल सही कहा हिमांशु जी। हमारे साथ चूंकि शैलेंद्र पटेल जी हैं, हम उनसे भी अनुभव जान जाते, जैसे कि अभी बताया कि मोटरसाइकिल में पटवारी चलने लगे हैं, सरपंच ने गाड़ी खरीद ली है, 4 पहिया वाहन खरीद लिए हैं। एक पहले जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू होने के बाद मैं नहीं जानता विकास की गंगा बही नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार का बहाव जरूर तेज हुआ है। पटेल जी, आपके पास शासनकाल में ही ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू हुई थी, आपका क्या अनुभव है इसमें? हिमांशु जी ने भी कहा, राय साहब ने भी कहा। मैं बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में या 11 साल लगभग, उसको और 21 साल ले लीजिए, ठीक है। अगर उस समय कुछ गलती हो गई, अगर डॉक्टर साहब गलती हुई तो उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। हम सत्ता से लगातार 11 साल से बाहर हैं। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि शासन कैसा चलाएं, और आज हमें उस प्रश्न करने का विपक्ष के कारण अधिकार है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। तो और जो शासक होता है पटेल साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आपने गलती कर दी है 93 से 2003 तक तो उस पर चर्चा ही नहीं होगी, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं बात करूँ, अब मेरी बात के बाद में आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको उचित। जी जी पटेल जी, पहली बात है, पिछले 11 सालों में कितना मामले भ्रष्टाचार के सामने आए, जब रेड पड़ी, कितने अधिकारियों पे, कर्मचारियों से पैसा निकल कर आया, और लगातार ये हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं शासन की कमजोरी समझ में आती है कि वो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और मध्य प्रदेश, डॉक्टर साहब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं बीच में आपको कैसे समझते हैं? डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, पटेल जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब जब मैं बोलता हूं तो मैं बिल्कुल, आप जब बोलते हैं मैं पूरा सुनता हूं, मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात के बाद आप बिल्कुल बोलिएगा। नहीं डॉक्टर साहब सुनेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर साहब, आप बहुत सीनियर हैं और आप हमेशा टीवी पे आते हैं, थोड़ा सब्र रखिए। मैं तो बहुत कम, 1 मिनट हरीश भैया, मैं बात बोल दूं, उसके बाद मैं बात बता दूं, असल में सत्ता को इतना आदी नहीं होती है कि वो सुन सके। प्रयास कीजिए, डॉक्टर साहब सुनेंगे, डॉक्टर साहब सुनेंगे। अगर 10-11 सालों में आप तो इतने मुक्त हैं कि आप निर्णय दे सकते हैं हर चीज के ऊपर, मुझे क्या है सर? जी पटेल जी, आप अपनी बात कहें। 10-11 सालों में जब आप आंकड़े उठाएंगे, कितने कर्मचारियों के ऊपर करप्शन के केसेस लगे, कितनी रेड पड़ी, कितना पैसा करोड़ रुपए बाहर आए, इसके पीछे अगर सरकार ये कहे कि तो अधिकारी कर रहे हैं, हम क्या करें, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न सरकार के ऊपर भी उठता है। क्या सरकार सक्षम नहीं है करप्शन रोकने के लिए? राय साहब ने बात कही कि जब तक अगर शासन इस मामले में कड़क नहीं होगा, दृढ़ निर्णय नहीं लेगा, तो निश्चित रूप से ऐसे निर्णयों की पुनरावृत्ति होगी और भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। अगर आप ये कहें कि हम तो नहीं कर रहे, नीचे अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, तो किसके अंडर में होते हैं शासन के अंडर में। मध्य प्रदेश सरकार के नियंत्रण में वो काम करते हैं। जब सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं और करप्शन होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, और सरकार के ऊपर बराबर इस बारे में प्रश्न उठते आ रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं एक और बात, विषय की बात के अलावा मैं कहना चाहता हूं कि सरकार और कर्मचारियों में क्या तालमेल की कमी है। जब बजट सत्र आनंद फानंद में खत्म किया और अनुपूरक बजट पास नहीं हुआ, और उसके बाद में अचानक अनुपूरक बजट बुलाना पड़ा, मैं बात उसी मुद्दे पे जा रहा हूं कि क्या इतना तालमेल भी नहीं है? करोड़ रुपए खर्च करके एक दिन का सत्र बुला के अनुपूरक बजट पास किया। सरकार और कर्मचारियों में कितना अंतर है, तालमेल की कमी, इस बात से वो स्पष्ट नजर आता है। बिल्कुल पटेल जी, आपने वाजपेयी जी को एक अच्छा विषय दे दिया है ये कहने का कि कितने कर्मचारी करप्शन में फंसे, कितने कर्मचारियों के ऊपर जांच बैठी, कितना पैसा, तो वो यही कहेंगे आपसे निश्चित तौर पे कि आपके समय आप कर्मचारियों पे आप
कोई भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास ही नहीं करते थे, वो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा वसूली हुई। क्यों वाजपेयी जी? ये बिल्कुल सही है। देखिए, भ्रष्टाचार निर्मूलन, त्रिपाठी जी, भ्रष्टाचार निर्मूलन सुशासन का एक अभिन्न हिस्सा है। आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप उस भ्रष्टाचार को होते हुए देखें या उसको उजागर करके और जो लोग दोषी हैं उनको जेल पहुंचाए। तो हम यदि जेल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, राशि जब्त करने का काम कर रही है और मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही है, मध्य प्रदेश की लोकायुक्त तो ईओडब्ल्यू कर रहे हैं, तो इसके पीछे हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हाँ, आप इसको ये कह सकते हैं जैसा आप कहने का प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, यदि आप राजनीतिक रूप से देखें तो फिर मैं तुलना करना चाहूंगा कि उदित दिग्विजय सिंह जी की सरकार को लोकायुक्त की टिप्पणी थी उसके ऊपर कि अलीबाबा 40 चोर की यह सरकार है, यह हमारी टिप्पणी नहीं थी। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की टिप्पणी लोकायुक्त कार्यालय से आज तक हमको नहीं मिल पाई। 11 साल से हम सरकार में हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन मानकों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। रहा सवाल हिमांशु जी का, तो पत्रकारों को तो पूरा अधिकार है हम लोगों पर टिप्पणियां करने का, ना उन्हें तथ्य की जरूरत है ना तर्क की जरूरत है, सीनियर लोग हैं और राजनेताओं का काम तो है चुपचाप सुनना और नमस्ते। वाजपेयी जी, मेरा एक सवाल मेरा एक बात मैं कहना चाहता हूं बीच में, कितने लोकायुक्त में इन अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर केस पेंडिंग है, इस और भी डॉक्टर साहब देख लें। बार बार इस बारे में भी बात उठती है, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? विधानसभा में भी बहुत से सदस्यों ने बार बार प्रश्न, कोई रिमार्क नहीं कहना चाहता था। नहीं आपकी सरकार पर आप ये कहते हैं कि जो हो रहा है सरकार की कोई गलती नहीं, अधिकारी कर्मचारी, मैं नहीं कह रहा, लोकायुक्त कार्यालय की टिप्पणी के बारे में। अगर सरकार का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अधिकारी कर्मचारी अपने मर्जी से काम कर रहे हैं, तो सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। पटेल जी, डॉक्टर साहब से एक उत्तर लेना था। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लोकायुक्त ने टिप्पणी की है। मैं आपको बता दूं, यहाँ लोकायुक्त नहीं, न्यायपालिका टिप्पणी कर रही है। न्यायपालिका के निर्णय पे आपके मंत्रालय में अगर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को के कक्ष को कुर्की करने का आदेश हो जाए, जो किसान हैं उनको मुआवजा के मामले में अगर हाई कोर्ट सीधे ये टिप्पणी करे कि 20,000 करोड़ मुआवजा के तौर पे अकेले मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र के किसानों को नहीं दिया, वो सरकार तुरंत हटाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करे कि जो शासकीय जो मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं उनके शिक्षकों को कई बार हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आपने उनको 5वां वेतनमान नहीं दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी की, इस टिप्पणी को आप क्या कहेंगे? देखिए त्रिपाठी जी, फिर मैं आपको बताता हूँ, कार्यपालिका या ब्यूरोक्रेसी की जिसकी आप बात करते हैं वो कानून और नियमों से चलती है, वो उनका और न्यायपालिका के बीच का विषय है। लेकिन इसमें यदि आप राजनीतिक इच्छा शक्ति को देखेंगे तो यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने किसानों के लिए जो अभी गेहूं के कलर की इन्होंने बात करी, कार्यपालिका ने अपना कानून बना रखा है कि कलर यदि डिफर करेगा तो वो उस गेहूं को नहीं लेंगे। वहीं इन्होंने उस पर 20% राशि जो दी जानी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा ये हम देंगे लेकिन ये गेहूं खरीदा जाए। तो मुझे लगता है ये हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति और चरित्र का परिचय ज्यादा है। थोड़ा सा पहुंच जाएगा डॉक्टर साहब, जब तक गेहूं नहीं खरीदा जाएगा डॉक्टर साहब कहने से काम नहीं पटेल जी एक मिनट, पटेल जी, डॉक्टर साहब यहाँ ये है कि मतलब मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, बात करने की बात करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है। नहीं, ये घोषणाएं कर देते हैं, पैसा नहीं है। त्रिपाठी जी, यहाँ कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। जैसे एफसीआई को लेकर आपने अभी सुना होगा कि एफसीआई ने तय किया है कि वो एक अतिरिक्त बोनस जब भी हम देंगे तो आपकी जो निश्चित अनाज की राशि है उससे ज्यादा पर एंटरटेन नहीं करेंगे, जबकि हम 150 रुपए बोनस देते थे। उन्होंने 1450 उसको कर दिया कि आप इसको कहीं और यूज करिए। मुख्यमंत्री जी रातों रात चिंता में पड़े रहे, उन्होंने कहा इस पैसे का मैं क्या करूं। पिछली बार 1300 करोड़ आवंटन था, इस बार 1500 करोड़ आवंटन रखा गया केवल इस बात के लिए कि हम कोई धनराशि कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस राशि को जैसे अभी उन्होंने खर्च करने का निर्णय किया, 100-200 करोड़ इस पर खर्च होंगे कि उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस रंग की बात आएगी तो मेरे को किसान के चेहरे का रंग ठीक चाहिए, गेहूं का ठीक हो नहीं हो। तो ये राजनीतिक फैसला है जो लिया गया है। साथ ही साथ वो उदाहरण देते हैं, संतरे के पेड़ कभी भी आपदा में नहीं गिने जाते थे, पर हेक्टेयर वहां पर राशि दी जाती थी 5 से 7 हजार। उन्होंने कहा नहीं, एक पेड़ जाता है, उन्होंने 500 रुपए प्रति पेड़ कहा। ब्यूरोक्रेसी ने प्रश्न उठाए कि ये बहुत ज्यादा राशि हो जाएगी, उन्होंने कहा नहीं, एक पेड़ इतना पालता है किसान, बड़ा करता है, तो मुझे प्रति पेड़ वहां पर राशि दे, मुआवजा राशि का प्रावधान किया जाए। वही सवाल है, वही सवाल है। हम नहीं कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री किसानों के लिए संवेदनशील नहीं है, हम वही बोल रहे हैं कि आज के ही सारे अखबार भरे पड़े हैं, आज के ही दिन स्ट्राइक कर रहे हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी 1400 रुपए
पर क्विंटल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अधिकारियों ने कहा, सीधे कह दिया है कि हम 1200 से ज्यादा नहीं दे सकते, और आप उस मैदान पे जाइए, उस धरातल पे जाइए जहां 1200 से ज्यादा नहीं खरीदा जा रहा, किसान हड़ताल कर रहा है। अखबार विपक्ष का साथी होता है, हिमांशु जी बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार का स्पष्ट निर्णय आपके सामने रख रहा हूँ, और ये वो निर्णय है, वो नहीं, अखबार का स्वभाव है, मैं उसका सम्मान करते हुए कह रहा हूँ कि अखबार का अधिकार है, सम्मान, उसका काम है कि सरकार की आलोचना करना। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक अपने भाषण में और बैठक में इस बात को कहा है, और उनका कहा जाना, आप भी त्रिपाठी जी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका कहा जाना निर्णय तो है, और ये चीज होगी। और तब तक मुझे लगता है जो कार्यपालिका को जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, उसमें से विषय गुजर के आपके सामने जरूर है। माफ करेंगे त्रिपाठी जी, रुकिए मेरी बात, क्या अखबार टिप्पणी तब कर रहा है जब आप मौका प्रदान कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, प्रशासनिक नियंत्रण ये होता है कि घोषणा के साथ ही 24 घंटे में जितना संवेदनशील मामला था, जितना आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला, तो 24 घंटे में उसे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाना चाहिए था, वो कागज पे आ जाना चाहिए था। हितेश वाजपेयी जी आज सुबह अखबारों में आ चुका, इस समस्या का रेखांकन हो चुका, लेकिन हितेश जी इस मंच पर भी हमें ये नहीं कह पाए कि वो आदेश जारी हो चुका है। तो माफ कीजिएगा हितेश जी, टिप्पणी मेरी नहीं है, ये ग्राउंड की परेशानी नहीं, आप, मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, आप सरकार का नहीं, आप मैं बीजेपी का हूँ, मुझे जानकारी नहीं, मैं नहीं कर, अखबार लिख सकते हैं, मुझे आश्चर्य है क्योंकि अखबार आप लोग चलाते हैं, मैं ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता जिसकी मुझे जानकारी नहीं। लग रहा है कि अब सरकार से पार्टी छुट्टी हो गई है, आपकी पार्टी है, अगर आपने सुबह देखा तो मुझे लगता है आप कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, बैठक हो चुकी। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आज जब किसानों के संदर्भ में आप मुख्यमंत्री की पैरवी कर रहे हैं, आप पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की पैरवी नहीं कर रहे, आप अपने मुख्यमंत्री की पैरवी कर रहे हो और बता रहे हैं कि वो संवेदनशील है, बहुत जुड़े प्रतिनिधि है, बहुत जुड़े हमारी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में सरकार तो फिर उनके कहे हुए के वक्तव्यों को मैं टेबल ठोक के बोल सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। करता मुख्य सचिव के निर्णय। हिमांशु जी, हम आपके पास कुछ और समय कम है, तो हम और बहुत सारी चीजों पे आपका टिप्पणी चाहेंगे, दर्शक हमारे जानना चाहेंगे, हम आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहेंगे। हम थोड़ा राय साहब से जान लें, ये स्थिति राय साहब कब बनती है, क्यों बनती है? जब मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं और अधिकारी उसका पालन नहीं करते हैं, क्या वजह होती है? देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि मुख्यमंत्री जी पूर्ण गंभीरता से और सिंसियरिटी के साथ कोई निर्णय दें। अब मैं यहाँ फिर बिल्कुल एक निष्पक्ष कमेंट करना चाहूँगा और उसको बिल्कुल अन्यथा न लिया जाए। ये चूंकि मैं प्रशासन में रहा हूँ बहुत साल, इसलिए वो अनुभव के आधार पर निकाला है। मुख्यमंत्री जी बहुत सारी लोक लुभावनी घोषणाएं करते हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी है और उनकी मंशा भी शायद अच्छी होगी, परंतु वो उस हद तक और उस तीव्रता से, उस तेजी से पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती। आगे पाठ पीछे सपाट, ये एक निश्चय है। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरा मूल्यांकन है। बहुत अच्छी बातें करते हैं, लाडली लक्ष्मी और दुनिया भर की योजनाएं आई, उसमें वास्तविक फायदा कितना हुआ और बातें बहुत, उद्देश्य अच्छा है, उसका लागू इम्प्लीमेंटेशन पुअर है और इसके लिए वही जिम्मेदार है जिसने निर्णय लिया है। पालन क्यों नहीं हो पाता? इसलिए कि अधिकारी जानते हैं ढक जाएगा, ढकना नहीं चाहिए। यदि ये कोई अधिकारी विलंब करे उसको जैसा बताया 2 दिन में चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया गया झारखंड में। इस प्रकार की सख्ती चाहिए और सख्ती हम तभी करेंगे जब हम हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े होंगे। तो राय साहब, ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक को सस्पेंड करने की बात कही, सस्पेंड किया, 1 मिनट में हटा दिया। आपको ध्यान होगा, बहुत पुरानी बात है, विजय सिंह जी को हटाया था, उसके बाद से तो कोई चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हटाया था। हाँ, वो होगा, एक आध प्रिंसिपल सेक्रेटरी 11 साल में बहुत ज्यादा नहीं होता। जब हम इतने, और जनता ने उन पर विश्वास बताया है, आज भी होगा। कई कलेक्टर हटा चुके हैं। वो कलेक्टर को हटाना तो एक समान प्रक्रिया है, उसमें कोई बहुत 54 जिले हैं, कुछ न कुछ कलेक्टर तो हटते ही रहेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि यदि मुआवजे की राशि उपलब्ध है और आज 1 महीना होने को आया, 15 दिन होने को आया, तो मुआवजा क्यों नहीं पटा? यदि हमने 1300 रुपए या 1400 रुपए गेहूं की कीमत रखी और हमने एक बार मंच से भी कह दिया, माइक पे भी कह दिया, तो वो निर्णय क्यों नहीं पहुंचा, आदेश क्यों नहीं पहुंचा, उस पर लागू होना क्यों नहीं शुरू हुआ? और इसको अधिकारी तो और कर्मचारी तो बाई एंड लार्ज स्टेटस क्विस्ट होते हैं, वो अपने मजे की जिंदगी जीना चाहते हैं, बहुत हलाकान नहीं होना चाहते जब तक पर्सनल कमिटमेंट ना हो। तो फिर ये कौन देखेगा कि मेरा आदेश लागू हुआ कि नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ? तो वो उसके लिए हमको बहुत सख्ती, और कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जिनको गंभीरता से लिया जाता है, उनकी बात को लागू किया जाता है, परंतु कई बार ऐसा होता है, दुर्भाग्य से ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी मंशा अच्छी होती है, परंतु जिनके बात पूर्ण उस तीव्रता से लागू नहीं हो पाती जैसी जनता को अपेक्षा। बिल्कुल, जमीनी हकीकत में आपको बताना चाहता हूँ जी
25 तारीख से गेहूं खरीदी का कार्य चालू है जी। कई जगह कई जिलों में 1 तारीख से गेहूं खरीदी का कार्य चालू है जी। अभी तक आदेश नहीं पहुंचा, नंबर 1। नंबर 2, 8-8, 10-10 दिन किसान को अपने गेहूं को बेचे, अपने सहकारी समितियों में हो गया है, पैसा उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा है। ये स्थिति सरकार की है और ये स्थिति सरकार के खजाने की है। पटेल साहब, मुद्दा ही हमने वो लिया है कि ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो गई है। मुख्यमंत्री कितनी भी घोषणा कर लें, कितना भी उनकी अच्छी मंशा हो, करना भी चाहते हो, अगर ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते हैं तो योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंची। यही मुद्दा है। आपने बताया हिमांशु जी, हमने आपसे कहा था मंत्री सरकार की बहुत बातें हो गई, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट्स का हम अनुभव आपसे बांटना चाहेंगे कि वो क्या करते। मैंने आपसे पहली बार ही कहा था कि लंका रहे ना रहे, मंदोदरी पटरानी रहेंगी। सरकार कोई भी आए, अधिकारी अपने ही रहेंगे और उन्हीं अधिकारियों से आपको चलाना है। यही विपक्ष वाले जब सरकार में आएंगे तो वही अधिकारी उनके साथ भी रहेंगे। देखिए, उसके संदर्भ में तो जो हितेश जी ने कहा कि जो 5 साल के लिए और स्थायी रूप से रहने के संदर्भ में, तो अधिकारी की पहली मंशा अपने मंत्री के संदर्भ में या जो भी कुछ उसके ऊपर जनप्रतिनिधि उसके संदर्भ में यह होता है कि इसको मैं चलाऊं। घोड़ा हमेशा सवार के ऊपर सवार होने की कोशिश करता है, इसी का संघर्ष होता है। अब इसमें सवार की कुशलता का विषय आ जाता है कि सवार कितनी कुशलता के साथ घोड़े को उसकी हैसियत दिखा पाता है। तो यहीं पर सारे संकट हैं और यहीं पर सारे समाधान हैं। अगर मंत्री के स्तर पर, जनप्रतिनिधि के स्तर पर अपना मॉरल ग्राउंड की जो बात कही राय साहब ने, अगर वो मजबूत बना रहता है, आपकी मंशा ठीक रहती है और साथ साथ आप सक्षम भी हैं, तो इस अवस्था में ब्यूरोक्रेसी के बेलगाम होने का खतरा नहीं। बेलगाम तभी होती है जब आपके हिडन एजेंडा उसके सामने एक्सपोज हो जाते हैं और तब अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे आपने कहा कि घोषणा की, घोषणा महत्वपूर्ण नहीं है, घोषणा तो कोई भी कर सकता है। घोषणा के संदर्भ में तो चुनाव आते तो हर नेता क्या क्या घोषणा कर, पर ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री भी वो जो 11 साल से है, तो 11 साल से मुख्यमंत्री के पद पर मौजूद शख्स एक घोषणा कर रहा है और इतने ज्वलंत विषय पर कर रहा है और उसका क्रियान्वयन 11 दिन में भी अगर आदेश की शक्ल में नहीं हो पा रहा है, फील्ड में क्रियान्वयन तो बात की बात है, महज मंत्रालय से एक आदेश निकल के जिला मुख्यालयों तक पहुंचना है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ये चिंतनीय विषय है। इसे चाहे पार्टी के स्तर पर देखा जाए या सरकार के स्तर पर, लेकिन देखा जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके इस कार्यक्रम का एक लाभ ये जरूर होना चाहिए कि कल जब कार्यालय खुलें तब तक अगर ये आदेश पहुंच जाए तो मुझे लगता है त्रिपाठी जी आपकी बहस सार्थक हो जाएगी और इस प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा भला। बिल्कुल, हमारा प्रयास ही है। हिमांशु जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। शैलेंद्र पटेल जी, हम आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी इस पे चाहेंगे, बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पे संक्षिप्त में चाहेंगे। निश्चित रूप से बार बार जब मंशा की बात आती है तो मंशा कितनी अच्छी हो, अगर क्रियान्वित नहीं हो तो उस मंशा का कोई मतलब नहीं होता। हम कितने ही संवेदनशील हों, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकले तो संवेदनशील होने का कोई मतलब नहीं होता। बार बार बातें ये कही जाती, संवेदनशील है, प्रयासरत हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या है? मैं हमेशा ये मानता हूं कि परिणाम आना चाहिए, अगर संवेदन हो नहीं हो, लेकिन परिणाम संवेदना के हो तो वो ज्यादा बेहतर हो। तो हम परिणाम चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी और सरकार को तालमेल मिलाना चाहिए। और सरकार का ये कर्तव्य है कि वो प्रशासन पे जैसे भी हो कंट्रोल करे और कड़ाई से अपने निर्णय का पालन करे। अगर वो नहीं करती तो उसके असक्षमता का ये प्रतीक है। बिल्कुल, हम अंत में हम वाजपेयी जी के पास जाएंगे। हम राय साहब आपसे ही अब संक्षिप्त इसमें टिप्पणी चाहेंगे, हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पे आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, आप भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, आपका भी मंत्री और वहां के सुपर चीफ मिनिस्टर से भी पाला पड़ता रहा है कांग्रेस शासनकाल में, क्या आप अनुभव जी? ब्यूरोक्रेसी को बेलगाम करना, पूर्णतः बेलगाम कहना न्यायोचित नहीं है। आज आपने 3 मुद्दों को लेकर ये चर्चा आयोजित की। एक हाई कोर्ट का कोई टिप्पणी, दूसरा गेहूं के मुआवजा न बंटवाना और तीसरा एक कलेक्टर भिंड द्वारा दिया हुआ। यदि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होती और सरकार के साथ सहयोग नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार लगातार 1 कार्यकाल 2 कार्यकाल आज तीसरे काल में नहीं आती। योजनाओं की सफलता से ही जनता प्रभावित हुई होगी, तभी उन्होंने उनको वोट दिया। तो उनको बेलगाम कहना या नॉन कोऑपरेटिव कहना ये उचित नहीं है। वो अपने ड्यूटी करते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं उसको लेकर उनको जनरलाइज करना उचित नहीं है। चलिए, हम ये बेलगाम ब्यूरोक्रेसी को अगर हम एक तरफ रख देते हैं, आपका हम वो अनुभव जानना चाहते हैं जब आप उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं, जब आपके वहां का जो स्थानीय मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, आप उस समय अफसर रहे हो, कई ऐसे आदेश आए होंगे इसको करना है और आपने नहीं किया, जो जनहित के मुद्दे से भी जुड़े हैं। ऐसे कई हम आपको उदाहरण भी दे सकते हैं। तो इसको बेलगाम नहीं कहेंगे क्या? जैसा हिमांशु जी ने पहले कहा, जनहित के मुद्दे पर सामान्यतया टकराव नहीं होता। टकराव जिसको निजी एजेंडा कह लीजिए, हिडन एजेंडा कह लीजिए, या जहां पर नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए कोई कहता है, अधिकारी भी धीरे से अपना काम, गलत काम कर जाते हैं। मंत्री जी यदि सब अनुभवी न हो
समझदार न हो तो वो भी अपना कुछ काम ढका ले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता, ताली दोनों हाथ से बजती है, परंतु कभी जनहित को लेके कोई भी अधिकारी ने किसी योजना को विफल करने का प्रयास किया हो, ऐसा होता नहीं। दूसरा, एक मिनट, जो चीफ सेक्रेटरी महोदय होते हैं वो कैबिनेट के सेक्रेटरी होते हैं, वो मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के प्रति जिम्मेदार होते हैं। उसी को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है जो सरकार के एजेंडे से लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ पूर्ण समन्वय रखता है, उनको लागू कराने की इच्छा शक्ति रखता है। तो ये मान के चलना कि चीफ सेक्रेटरी से लेके और सबके सब बेलगामा है और कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। यदि ऐसा होता तो सरकारें बहुत जल्दी फेल हो जाती। तो बिल्कुल सारी सरकार भी जो मंत्री है सबको भ्रष्टाचार नहीं कह सकते ना कि सब भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त हैं, वो भी नहीं कह सकते। सारे सरपंचों को भी नहीं कह सकते, सारे जो पटवारी हैं उनको भी नहीं कह सकते। बिल्कुल सही है हिमांशु जी, हम आपकी भी अंतिम टिप्पणी चाहेंगे, फिर हम सत्ता से जुड़े वाजपेयी जी से हम जरूर, जो आपने कहा कि कल कार्य दफ्तर खुलने के पहले संभवतः वो आदेश निकल आए, हम वो वाजपेयी जी तो हितेश जी पर निर्भर करता है। हितेश जी पहल कर देंगे तो निश्चित रूप से ऐसा हो ही जाएगा, और हितेश जी सक्षम भी है, ये हम सब लोग जानते हैं। जहां तक बात इसके संदर्भ में मैं राय साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आप सभी को एक साथ एक कटघरे में नहीं ला सकते। जनता के स्तर पर तमाम अधिकारी हैं जिनका अगर तबादला होता है तो जनता सड़कों पर आ जाती है, क्योंकि जनता ये मानती है कि इस अधिकारी के रहने से हमारे हितों का संरक्षण हुआ, उसने हमारे दुख तकलीफ का ख्याल रखा है। तो इसलिए अधिकारियों में उदाहरण है, मंत्रियों में उदाहरण है, विधायकों में उदाहरण है। 8-8, 10-10 बार अगर विधायक चुनकर आ रहा है तो जनता का उसके प्रति भरोसा है, तभी वो जीत के आ पा रहा है। तो इसलिए इन दोनों का समन्वय है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जनप्रतिनिधि के स्तर पर अपेक्षा ज्यादा है और जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए रहती है क्योंकि जनता ने उसे चुना है। इन अधिकारियों को जनता नहीं चुनती। तो अगर रात में तकलीफ आएगी तो पहले वो विधायक के पास ही जाएगी। ये अपेक्षा हमारी जाती है कि पहले वो जो है अधिकारी के पास जाए। कोई जनप्रतिनिधि है तो जनता अपने प्रतिनिधि के पास जाने का अधिकार भी रखती है और जनप्रतिनिधि का यह दायित्व भी है कि वो आधी रात को भी अपनी जनता के दुख तकलीफ का ख्याल रखे। बिल्कुल हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं, आपने कहा वाजपेयी जी चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वाजपेयी जी एक बहुत बड़ी बुराई है। उनको जितना काम दिया जाता है उतना ही करते हैं, उसके आगे जाते ही नहीं है। वाजपेयी जी, हम आपकी अंतिम टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे आपने बचा लिया, इसके लिए धन्यवाद। नहीं हम बचाने, हम चाह रहे हैं कि कुछ आप बोलिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके चैनल पर बैठा हूं और मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं त्रिपाठी जी कि बेलगाम, घोड़े, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नकारात्मकता से कभी भी सृजन घोड़े का नहीं, हमने बेलगाम कहा। हाँ, मतलब आपका वो है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जैसा राय साहब ने कहा है कि व्यवस्था हमेशा सम्माननीय होती है, उसमें गुणदोष हुआ करते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ सिस्टम है और सिस्टम चलाने की जिम्मेवारी उसकी है जिसको जनता ने चुना है। बिल्कुल, और उस सिस्टम के कारण जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हमारा भी यही पर्पस है, किसी भी दल का ये पर्पस होता है। ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथी हैं, जैसा मैंने पूर्व में कहा, परमानेंट और टेम्परेरी गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कोई सुपीरियर है ना कोई इंफीरियर है। और अपनी इस पूरकता को, जनता की भावनाओं, जन अपेक्षाओं को यदि जनप्रतिनिधि बेहतर समझता है, हम ऐसा मान सकते हैं, तो सिस्टम की योग्यताओं को और सिस्टम की सक्षमताओं को मुझे लगता है कि अफसर बेहतर समझता है। तो जब ये दोनों मिलकर अच्छे से तालमेल से काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और हमारी ये उम्मीद है, हमारा ये प्रयास है, मुख्यमंत्री जी का भी ये प्रयास है कि हम इसको नकारात्मक भाव से न देखते हुए, जहां आवश्यक हो वहां कार्रवाई जरूर हो, हम एक सकारात्मक भाव से सिस्टम को देखते हुए मिलकर चलें और जनता के हित में सरकारें चलें, इसको प्राप्त करें। जी वाजपेयी जी, आप हमारे इस चर्चा में आपने भाग लिया, आपने जो टिप्पणी की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राय साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, आपने जो विशेष टिप्पणी की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शैलेंद्र पटेल जी, आपने चर्चा में भाग लिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये किसी एक कलेक्टर या अफसर की बदमिजाजी नहीं है, ये बदमिजाजी है उस कुर्सी की जिस पर वो विराजमान होते हैं। हमने ऐसे भी अफसर देखे हैं जिनका कभी मंत्रालय में जलवा हुआ करता था और सेवानिवृत्त होने के बाद उसी मंत्रालय के गेट पर एक अदद पास का वह इंतजार करते हैं। पर बाहर कुर्सी की गर्मी उन्हें इस हकीकत का इल्म ही नहीं होने देती कि आखिर वह भी इंसान ही है। दोस्तों, सूबे के नौकरशाह वेतन तो जनता की सेवा के लिए लेते हैं, लेकिन उसी जनता को वह ताक पर रखते हैं। गाहे बगाहे इनकी अफसरी मिजाज लोगों पर भारी पड़ जाता है। जनता ही क्यों, मंत्री भी अफसरों के रवैये से नाराज रहते हैं। जब भी सरकार के फोरम पर खुली बात होती है, मंत्री हो या विधायक अफसरों की शिकायत करने से नहीं चूकते। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही लाट साहबी की परंपरा ने जनता के इन सेवकों का मिजाज भी लाट साहब वाला बना दिया है। कब बदलेगी सूरत, यह शेर अफसरों पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि समझेगा आदमी को वहां कौन आदमी, इंसान जहां खुद को
खुदा मानता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे जनता से जुड़े नए मुद्दे और सुलगते सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नगर पालिका परिषद लाहार, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। मां मंगला देवी मेला वर्ष 2015। मेला स्थल दशहरा मैदान, भाटनताल, लाहार। दिनांक 28 मार्च 2015 से 30 अप्रैल 2015। मेले के आकर्षण: विशाल दंगल, प्रवचन, रासलीला, जवाबी कव्वाली, लोकगीत, स्थानीय कवि सम्मेलन,